यह कहानी है एक ऐसे लड़की की और लड़के की जिनकी शादी हो जाती है। लड़की जो ना लड़के को जानती है और लड़का जो ना लड़की के बारे में कुछ जानता है। लड़की अभी भी कॉलेज में पढ़ती है और वह लड़की इस रिश्ते को नहीं मानती है। तो हम इस कहानी में आगे देखेंगे क्या यह दोनों जिंदगी के सफ़र में आगे चलकर हम सफ़र बन पाएंगे या बीच में ही इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। मैरिज होम के बड़े से कमरे में बैठी दुल्हन के लिबास में एक बहुत ही सुंदर गोरे रंग की, रंग एकदम दूध जैसे, सफ़ेद आंखों में बहुत सारे सपने, होठों पर बहुत सारी शिकायतें। पर करे भी तो क्या करे, इन शिकायतों को किसे कहे, किन से इन शिकायत को करे। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई नहीं जिससे वह इन्हें कह ना सके। यह भी नहीं है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका भरा पूरा परिवार है। उसके मम्मी पापा, छोटा भाई और एक बड़ी बहन। उससे ज़्यादा खुशनसीब तो उसकी बहन रिया है। उसकी शादी उसकी मनपसंद के लड़के से जो हुई है। यह है शालिनी, उम्र बस 18 साल। आज उसकी शादी है। शादी वह भी बस इतनी सी उम्र में इतनी जल्दी किया थी मम्मी पापा को, और शादी भी ऐसे इंसान से जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं, बस सिर्फ उसका नाम ही जानती है, जिसका नाम अनिरुद्ध है। हाँ, यही है वह इंसान जिससे उसकी शादी होने वाली है। जिंदगी में हमेशा मैंने वह सब कुछ पाया जो मैंने चाहा, लेकिन तुम्हारी वजह से, अनिरुद्ध की वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपना सब कुछ खोने जा रही हूँ। प्यार करती हूँ मैं किसी और से, हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं अपने प्यार से भी दूर हो गई। नफ़रत करती हूँ मैं मिस्टर अनिरुद्ध से, और मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी को अपनी नफ़रत की आग में इस तरह से जला दूँगी, यह तुम खुद मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत शौक़ है ना तुम्हें शादी करने का, अब तुम देखते जाओ कि यह शादी तुम्हारी बर्बादी कैसे बनती है। मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन ली तुमने, अब मेरी बारी है तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करने की। मेरा नाम भी शालिनी कपूर है, मिस्टर अनिरुद्ध बॉस। रिया अंदर आती है। शालिनी तुम रो क्यों रही हो? देख शालिनी, अभी भी वक्त है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शादी से खुश नहीं हो। अगर तेरे दिल में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर तू ये शादी नहीं करना चाहती तो मना कर दे, मैं जाकर मम्मी पापा को समझा दूंगी, लेकिन ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बंधना सही नहीं है, तेरे लिए भी और अनिरुद्ध के लिए भी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने बिना एक दूसरे को देखे, बिना एक दूसरे से मिले शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। तुम दोनों बस एक दूसरे के नाम जानने के अलावा एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। शालिनी अपने आंसू पोंछकर कहती है अपनी दीदी से, अरे मेरी प्यारी दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो क्या मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करती? मैं मम्मी पापा को कब का मना कर देती। और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि वे दोनों मुझसे शादी के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते। इसीलिए आप मेरी टेंशन मत लीजिए और जीजू की टेंशन लीजिए। रिया उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए, सब समझती हूँ मैं, मेरा ध्यान भटकाने के लिए कह रही हो ना। यह सब चल, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, पर तेरी आंखों में आंसू क्यों है? दीदी बात तो कुछ नहीं है, बस आप सबको छोड़कर जाने का ख्याल मन में आया तो आंखों में आंसू आ गए। रिया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे से एक लड़की अंदर आती है और वह कहती है चलो जयमाला का वक्त हो गया है, और वह उसे लेकर जाने लगती है। रिया, मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पता नहीं मुझे शादी में कुछ अजीब सा लग रहा है। जानकी, शालिनी की माँ। रिया चुप हो जाओ, यह समय अब इन सब बातों का नहीं है। रिया, लेकिन मम्मी एक बार तो आप सोचो, इतने अमीर परिवार के लड़के ने बिना लड़की को देखे
शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? कोई तो ऐसी बात है, यहाँ तक कि उसने शादी से पहले मिलने से भी मना कर दिया और सगाई भी नहीं की। वह सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है कि मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। जानकी, दिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी बहन की तुम्हें बहुत चिंता है, लेकिन हम भी उसके मम्मी पापा है। वह हमारी सगी बेटी है, सौतेली बेटी नहीं है जो हम बिना कुछ सोचे समझे उसकी शादी किसी और ऐरे गहरे से कर देंगे, किसी ऐसे इंसान से कर देंगे जो उसके लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा अनिरुद्ध को बहुत अच्छे से जानते हैं और वह एक बहुत ही शरीफ और नेक बच्चा है। इसीलिए तुम अब यह बात छोड़ो और सालू को नीचे लेकर आओ। शालिनी को सब प्यार से सालू बुलाते हैं घर में। शालिनी अपनी मम्मी को और बहन के साथ नीचे आती है। सबकी नज़रें उसकी तरफ रुक जाती हैं। सब उसे इस तरह देख रहे थे जैसे आज से पहले कोई सुंदर लड़की देखी ही ना हो, लेकिन उसे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर लंबा घूंघट डाला हुआ था। वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ती है। शालिनी अपने मन ही मन में खुद से बोलती है, हे भगवान, प्लीज़ मेरी इज्जत सबके सामने रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस भारी भरकम लहंगे में उलझकर गिर ना जाऊं और सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा बन जाए। फिर वह स्टेज पर चढ़ जाती है। फिर जयमाला की रस्म होती है। शालिनी यहाँ तक कि अभी तक अपने होने वाले पति का चेहरा भी नहीं देखा था। वह अगर उसके बारे में कुछ जानती थी तो वह था बस उसका नाम। शादी की सभी रस्में निभाई जा रही थी। पहले उनके फेरे हुए, फिर 7 वचन जो दोनों ने लिए, जबकि सालू ने अपने मन में कहा वह इन वचनों को कभी नहीं मानेगी। फिर अनिरुद्ध ने सिंदूर से उसकी मांग भरी और फिर उसे एक प्यारा सा डायमंड का मंगलसूत्र पहनाया, जिसे देखकर वह मन ही मन बोली, यह मंगलसूत्र नहीं बल्कि मेरे लिए एक फांसी का फंदा है। कितनी घुटन हो रही है मुझे यहाँ, ना जाने कब यह सारी रस्में ख़त्म होगी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन आज मेरी बर्बादी का दिन बन गया। फिर विदाई का वक्त भी आ गया। शालिनी के पापा ने उसे गले से लगाया और गले से लगाकर बहुत ज़ोर से रो पड़े। शालिनी बहुत देर से खुद को कंट्रोल किए बैठी थी, लेकिन अपने पापा को इस तरह रोता देखकर वह भी ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। फिर अपनी मम्मी के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर वह अपनी बहन के गले लगाकर रोने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। कुछ तो अपनी मम्मी पापा को छोड़ने का गम था और कुछ अपने परिवार को ना पा सकने का। वह आज एक ऐसे रिश्ते में बंध गई थी जिसे वह मानती ही नहीं थी। एक अनचाहा रिश्ता, जिस रिश्ते को वह बिल्कुल भी नहीं मानती। यह शादी सिर्फ और सिर्फ उसने अपने मम्मी पापा के लिए की थी, क्योंकि वह उन्हें सड़क पर नहीं देखना चाहती थी। फिर उसके पापा उसका हाथ अनिरुद्ध के हाथ देते हुए अनिरुद्ध से बोले, अनिरुद्ध बेटे, मेरी बेटी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। वह ना समझ है, नादान है। अगर उससे कुछ भूल हो जाए या फिर कोई गलती करे तो उसे डांटना मत, बल्कि प्यार से समझाना। वह बहुत इमोशनल है, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। अनिरुद्ध, अंकल प्लीज़ आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। बेटे अब मुझे अंकल नहीं पापा कहकर बुलाओ। ठीक है पापा, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। मैं शालिनी का पापा हूँ तो तुम्हारा भी तो पापा हुआ, इसीलिए मुझे अंकल नहीं पापा कहो। अनिरुद्ध, जी पापा, यह कहकर उसने झुककर शालिनी के पापा के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। शालिनी के पापा, यह तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसका पूरा ध्यान रखोगे, लेकिन क्या करूं बेटा, मैं तो एक बेटी का बाप हूं ना। आज पहली बार शालिनी ने अनिरुद्ध की आवाज़ सुनी थी। वह अपने मन में इतनी कड़क आवाज़ किसकी होती है, और उसने मेरे पापा से इतनी सख्त आवाज़ में बात की।
ऐसा लग रहा था जैसे अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा हो। आज मुझे अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए किसी और के घर जाना है। आज तो मेरा मन कर रहा है कि जिसने भी यह रस्म और रिवाज बनाया है, अगर एक बार वह मिल जाए ना तो मैं उसे अभी की अभी गोली से उड़ा दूंगी। फिर मम्मी ने आकर मेरा मुंह घूंघट से ढक दिया। फिर पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर मेरे बगल में आकर मेरे सो कॉल्ड पति बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी चली मेरा मन और तेज रोने का कर रहा था। मेरी आवाज़ किसी को ना सुनाई दे, इसीलिए मैंने मुंह पर हाथ रख दिया। अपने मन ही मन में बोला, आई हेट यू मिस्टर अनिरुद्ध। तुमने मेरे बाबूजी को बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन उसकी वजह से मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने। अनिरुद्ध, इतनी ज़्यादा रोने की क्या ज़रूरत है? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे अपना घर नहीं बल्कि इंडिया ही छोड़कर जा रही हो। अनिरुद्ध की आवाज़ में कानों में पड़ते ही मैंने गुस्से से अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, तुम्हें अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर किसी अजनबी के घर जाकर में रहना पड़ता तो तुम्हें पता चलता। भाषण सुनाना बहुत आसान होता है। अनिरुद्ध आश्चर्यजनक, अजनबी? तभी ड्राइवर बोला, अरे वाह, भाभी जी बोलती भी है, मुझे तो लगा था यह गूंगी है। अपने बारे में ऐसा सुनकर शालिनी को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोली, ड्राइवर हो ना तो चुपचाप गाड़ी चलाओ। उसने गाड़ी रोकी और अपना सर पीछे करके बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, सॉरी भाभी जी, मैं आपके पति का कोई ड्राइवर नहीं हूँ, मैं हूँ अभिज्ञान, आपका इकलौता देवर। प्यार से घर में सब मुझे अभी कहती है। अभी आप हमारी फैमिली में से किसी को नहीं जानती, लेकिन धीरे धीरे सब जान जाएगी। लेकिन इस समय आपकी भी कोई गलती नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। अनिरुद्ध, अभी चुपचाप गाड़ी चलाओ, और हाँ, सड़क पर ही खड़े रहने का कोई इरादा नहीं है मेरा। उसकी आवाज़ सुनते ही शालिनी के मन में एक ही शब्द आया, खड़ूस जंगली। लेकिन वह कुछ नहीं बोली और अपनी मेहंदी लगे हाथों को देखने लगी और चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। तभी गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी। शालिनी भी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन बॉस फैमिली का रुतबा ही अलग था, सब कुछ आलीशान था। तभी एक गार्ड वहाँ पर भाग कर आया और उसने गाड़ी के लिए दरवाजे खोल दिए। अनिरुद्ध एक कड़क आवाज़ में बोलता है, शालिनी गाड़ी से उतरो या यहीं बैठे रहने का इरादा है तुम्हारा? शालिनी उसकी आवाज़ सुनकर डर गई और अचानक हड़बड़ाकर गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगी। इस कोशिश में उसकी सैंडल उसके लहंगे में फंसी और वह गिरने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों का सहारा देकर संभाल लिया। वह दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। शालिनी ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अभी भी उसकी आंखें बंद हुई थी जब उसे यह महसूस हुआ कि वह जमीन पर नहीं गिरी है, तो उसने अपनी आंखें खोली और उसने खुद को अनिरुद्ध की बाहों में पाया। तो वह झटके से खड़ी हो गई और अनिरुद्ध से बोली, थैंक यू। अनिरुद्ध एक बार उसके चेहरे की मासूमियत में खो गया, फिर खुद को संभाल कर बोला, तुम ध्यान नहीं रख सकती हो अपना? अभी गिर जाती तो बेकार में सब मजाक बनाते सो अलग। अब अंदर चलो। शालिनी अपने मन में बोलती है, जरा सी मदद क्या कर दी, अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझता है। दरवाजे पर अनिरुद्ध की दादी माँ कुछ औरतों के साथ अपने हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी थी। पहले उन्होंने उन दोनों को तिलक किया और फिर आरती उतारी। दादी, शालिनी बेटा,
अब यह चावलों से भरा कलश अपने सीधे पैर से गिरा दो और फिर इस आलते के थाल में अपने पैर डालकर अपने पैरों की छाप इस सफ़ेद कपड़े पर छोड़ते हुए अंदर आ जाओ। शालिनी अनिरुद्ध से नाराज जरूर थी, लेकिन बड़ों की इज्जत ना करना उसके संस्कारों में नहीं था। इसीलिए जैसा जैसा दादी कहती गई शालिनी वैसा वैसा करती गई। अभिज्ञान अनिरुद्ध के कंधे को हल्का सा दबाते हुए बोला, अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, पूरी रात है आप दोनों के पास एक दूसरे को निहारने के लिए। बस कुछ रस्में हैं, इन्हें जल्दी से ख़त्म कीजिए और जाइए अपनी दुल्हन को लेकर अपने कमरे में। फिर धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, लेकिन सारी रात यूं ही भाभी को देखने में ही मत निकाल देना। यह कहकर उसने अपनी एक आंख दबा दी। यह बात सुनकर वह दोनों दूसरी तरफ देखने लगे। फिर उसके बाद दादी माँ ने उन दोनों से अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाई, जिससे एक बार अनिरुद्ध और 2 बार शालिनी जीत गई। शालिनी जीतने के बाद इतनी खुश हुई कि जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और उसे इस तरह देखकर बाकी सब हंसने लगे। दादी उन दोनों को लेकर भगवान के मंदिर में आती है और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। वे दोनों पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, फिर दादी के पैर और दादाजी के पैर छूकर उन दोनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर दादी उन दोनों को अनिरुद्ध के माता पिता की फ़ोटो के पास ले जाकर उनका भी आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। अनिरुद्ध के माता पिता नहीं थे। जब अनिरुद्ध 12 साल का था, उसके पापा हार्ट अटैक से गुजर गए थे। उसके 2 साल बाद उनकी मम्मी एक लंबी बीमारी के कारण गुजर गई थी। तब से उन तीनों भाई बहनों की देखभाल करने वाले सिर्फ उसके दादाजी और दादी जी थे। वह उन दोनों से बहुत प्यार करता था, उनकी किसी भी बात को नहीं टालता था, और उसने यह शादी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के कहने पर और उनकी खुशी के लिए ही की थी। अनिरुद्ध की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम कनक था। कनक भाई, अब आपको भाभी को अपनी गोद में उठाकर कमरे तक ले जाना है। अनिरुद्ध कहता है, कनक तुम्हारी भाभी खुद चल सकती हैं। शालिनी अपने मन में कहती है, भगवान ने मुझे पैर दिए हैं और तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। अभिज्ञान भाई, यह भी एक रस्म है जो आपको करनी है, इसीलिए जल्दी से भाभी को अपनी गोद में उठाइए और कमरे में ले जाइए, नहीं तो यहीं खड़े रहिए। अब यह कौन सी नई रस्म आ गई है? अनिरुद्ध बेटा, यह भी एक रस्म ही है जो आज तक हमारे घर में निभाई जा रही है और आज आपको निभानी है। और हाँ, यह आज की आखिरी रस्म है, इसीलिए प्लीज़ आप बहू को उठाइए और अपने कमरे में ले जाइए, वरना यह दोनों आपको यूं ही परेशान करते रहेंगे। शालिनी अपने मन में कहती है, नहीं नहीं, मुझे छूना नहीं, नो नो डोंट टच मी। अनिरुद्ध ओके फाइन। इतना कहकर अनिरुद्ध एक झटके से शालिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और शालिनी ने भी बैलेंस बनाने के लिए अपनी दोनों बाहें अनिरुद्ध के गले में डाल दी। कनक और अभी दोनों एक साथ तेज आवाज़ में, गुड नाइट भैया, गुड नाइट भाभी। शालिनी और अनिरुद्ध ने भी उन सबको गुड नाइट विश किया और फिर अनिरुद्ध उसको लेकर सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाकर उसने उसे नीचे उतारा और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।